हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हम बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे और इसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले सेल वॉल को देख लेते हैं बच्चों। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल एंड फंगल सेल, यानी कोशिका भित्ति है पौधों की कोशिका और कवक की कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। इसका एक बेसिक चीज आपको याद रखने वाली है बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वो क्या है कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड लोन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कोशिका भित्ति कठोर, मजबूत, मोटी, छिद्रयुक्त एवं निर्जीव संरचना होती है। पौधे में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। कवक में यह मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है, यानी इन प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। इन फंगी इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ चाइटन। The cell wall of two adjacent cells are connected by a layer called the middle lamella and the microscopic channels called plasmodesmata for transport। यानी जो दो आसपास की कोशिकाएं होती है उसकी कोशिका दीवारें परिवहन के लिए मध्य लेमिला नामक एक परत से और प्लाज्मोडेस्माटा नामक सूक्ष्म चैनलों से जुड़ी होती है बच्चों। अब बात आती है कि ये काम क्या करती है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के कार्य। तो सबसे पहला कार्य क्या करती है बच्चों? इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू दी सेल। यह कोशिका को निश्चित आकार, संरचना, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। फिर क्या करती है बच्चों? इट प्रोवाइड्स पावर टू दी सेल। ये कोशिका को शक्ति प्रदान करती है ताकि वो आराम से एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में रह सके बच्चों। फिर क्या करती है बच्चों? इट इज परमेबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज टू कंट्रोल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी ये परागम में और विभिन्न आकार के अणुओं को प्रवेश की अनुमति देती है, अंतर कोशिकीय परिवहन को नियंत्रित भी करती है बच्चों। यह आपका हो गया बच्चों न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करें तो कुछ न्यूक्लियर पोर मिलते हैं बच्चों आपको। न्यूक्लियस मिलता है, क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है और बाहर की मेम्ब्रेन को हम कह देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक लिक्विड मिलता है बच्चों आपको। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बच्चों न्यूक्लियस की। तो जब न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों हम, या नाभिक की बात करते हैं, तो द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज दैट डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑल ऑफ इट्स सेलुलर एक्टिविटीज, यानी नाभिक सबसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग है जो इसके सभी अंगों को निर्देशित और नियंत्रित करता है, सेलुलर गतिविधियों को, यानी कि ये सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इट इज कॉल्ड द हेडक्वार्टर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी इसे कोशिका का मुख्यालय या कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है बच्चों। अगर बात करें द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि नाभिक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी बच्चों। अब न्यूक्लियस ऑफ द सेल इट इज हैज ए कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्मॉल पोर्स इन इट विच अलाउस द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कोशिका का केंद्रक इसमें केंद्र झिल्ली का आवरण होता है। नाभिकीय झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नाभिक के अंदर और बाहर सामग्रियों के स्थानांतरण की अनुमति देती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर बात करें बच्चों तो इन यूकैरियोटिक्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वाइल इन प्रोकैरियोटिक्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक्स हैव ए प्राइमेटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी प्रोकैरियोट्स में एक अच्छा तरह से परिभाषित नाभिक मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट में एक अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स में एक आदिम केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी यहाँ पे यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड है बच्चों। इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें दोहरी परत का आवरण होता है जिसे नाभिकीय झिल्ली कहा जाता है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। In addition to the nuclear membrane, the nucleus also contains nucleus and chromatin. Chromatin is made up of DNA, deoxyribonucleic acid and protein which eventually condense to form chromosome. यानी केंद्रक झिल्ली के अलावा केंद्रक में न्यूक्लियोस और क्रोमेटिन भी होता है, जो कि सामग्री है बच्चों क्रोमेटिन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनाने की बना होता है, जो अंतःसंघनित होकर के गुणसूत्र बनाता है बच्चों। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल कॉल्ड डीएनए दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। यानी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन सामग्री में डीएनए होता है जो संग्रहित करता है और कोशिकाओं को कार्य करने, बढ़ने और प्रजनन करने के लिए वंशानुगत जानकारी प्रसारित करता है। डीएनए के कार्यात्मक खंड को हम क्या कह रहे थे बच्चों, जीन कह रहे थे इसको। अब बात आती है बच्चों फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल ड्यूरिंग द सेल साइकिल। यानी कि ये कोशिका की सभी चयापचय गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करता है कोशिका चक्र में। और दूसरा क्या बच्चों, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी ये माता पिता से उसके संतान, माता पिता के वंशानुगत लक्षणों के संचरण में मदद करता है बच्चों। और ये देख लीजिए बच्चों कि क्रोमेटिन कैसे कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के तौर पे आपको देखने को मिलता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये an entangled thread-like structure called chromatin material inside the nucleus, which is made up of DNA protein. When cell division begins, the material aligns itself in the form of coupled rod-like structure called क्रोमोसोम। यानी नाभिकी के अंदर एक उलझी धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है, जो डीएनए प्रोटीन से बना होता है। जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो ये सामग्री युग्मित छड़ जैसी संरचनाओं के रूप में संरेखित हो जाती है, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है बच्चों। अब बात कर ले प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक या केंद्रक क्षेत्र बिना झिल्ली के रूप में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। देयर आर 46 और 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। यानी किसी जीव में की, तो बच्चों होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं किसी भी जीव में। फिर क्या कहता है बच्चों, ये द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर हेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्रोमेटिन व डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। क्रोमोसोम में माता पिता से उनकी अगली पीढ़ी तक सुविधाओं के लिए वंशानुक्रम की जानकारी होती है बच्चों। अब बात आती है बच्चों साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से घिरा एक तरल पदार्थ है। और उसकी खोज की अगर बात करें तो कोहलर ने 1862 यानी 1862 में इसकी खोज की थी। अब ये बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिक पाथवे यानी बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एक स्थल या पाथ है बच्चों। अब अगर बात करें इसे के डिवीजन की बच्चों, तो इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग आता है बच्चों साइटोसोल, दूसरा आता है सेल ऑर्गेनीज। यानी एक्वस सोल्यूबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन, जो कि 90% वाटर और 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अलग अलग चीज़ों का बना होता है। यानी ये जलीय घुलनशील भाग होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं बच्चों। अब इसके अंदर क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स हैविंग डेफिनेट स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनीज जो होती हैं प्लाज्मा झिल्ली के घेरे में निश्चित आकार, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का जीवित भाग होता है बच्चों। यानी इतने जो हमारा साइटोप्लाज्म से हम दो भागों में इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है बच्चों, देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज। यानी एकल झिल्लीबद्ध, दोहरी झिल्लीबद्ध और गैर झिल्लीबद्ध कोशिकाएं
हमें देखने को मिलती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की अगर बात करें बच्चों, यानी एकल झिल्ली की बात करें, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज और वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम इसके उदाहरण हैं। अगर डबल दोहरी झिल्ली की बात करें, डबल मेम्ब्रेन की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और डीएनए मटेरियल की हम बात कर सकते हैं बच्चों। नॉन मेम्ब्रेन या फिर गैर झिल्लीबद्ध की बात करें तो राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके उदाहरण हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला भाग हो गया आपका कंप्लीट वीडियो का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।